नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। आगरा में भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर आयोजित 30वें भीमनगरी महोत्सव का उद्घाटन और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शोभा यात्रा का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, तो देखिए, आपको बताते चले कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती जो है मनाई गई। 134वीं जयंती थी और जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में शिरकत उन्होंने किया है। और भीमनगरी महोत्सव का भी यहां पर आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पर उद्घाटन किया है। दरअसल आगरा में भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती जो है मनाई गई थी और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है उन्होंने भीमनगरी का भी यहां पर उद्घाटन किया है। और इसके साथ ही आपको बताते चले कि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती, जहां इस अवसर पर 30वें भीमनगरी महोत्सव का भी आयोजन किया गया था और उद्घाटन और भीमराव अंबेडकर शोभा यात्रा का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। तो देखिए, आगरा से ये खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती थी, जहां पर पूरे देश भर में भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई। और तो वहीं यूपी में भी सीएम योगी ने 30वें भीमनगरी का भी यहां पर शुभारंभ किया, उद्घाटन किया। और इसके साथ ही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पे भी उन्होंने यहां पर कार्यक्रम जो आयोजन किया गया था उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल थे। और चलिए, उन्होंने क्या कुछ कहा सुनवाते हैं आपको। बहनों और भाइयों, अपने पूर्वजों के प्रति और अपने महापुरुषों के प्रति सम्मान का भाव क्या होना चाहिए, अगर इसका दर्शन करना है तो यह 4 दिवसीय कार्यक्रम, जिसमें 14 अप्रैल को बाबा साहब के जन्मदिन की झांकी से लेकर के आज का कार्यक्रम, कल सामूहिक विवाह का कार्यक्रम और परसों सम्मान का कार्यक्रम, 4 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित करके बाबा साहब की 1956 में आगरा में उपस्थिति को, आगरा के आप सभी बाबा साहब के अनुयायियों ने जीवंत बनाए रखा है। ये सचमुच अभिनंदनीय है, सराहनीय है। मैं आयोजन समिति के साथ साथ बाबा साहब के आप सभी अनुयायियों को हृदय से साधुवाद देता हूं, आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, हर भारतवासी बाबा साहब की सेवाओं के लिए उसकी कृतज्ञता ज्ञापित करता है। उनकी सेवाएं अमूल्य थी। विपरीत परिस्थितियों में सामाजिक बेड़ियों को तोड़ते हुए उन्होंने सामाजिक भेदभाव का सामना करते हुए भी शून्य से शिखर तक की यात्रा की थी। ये संघर्षों की यात्रा है। और याद रखना, यही तो भगवान बुद्ध ने हमें प्रेरणा दी है, यही तपस्या है। संघर्षों से तपा हुआ व्यक्ति, संघर्षों से पला हुआ व्यक्ति, संघर्षों से ही बढ़ा हुआ व्यक्ति ही सिद्धि को प्राप्त करता है। और सिद्धि की इस पराकाष्ठा को, मानव से महामानव बनने की इस यात्रा को बाबा साहब ने अपने संघर्षों से अर्जित करके न केवल भारत के अंदर वंचितों, दलितों, गरीबों के लिए, बल्कि समाज के लिए एक प्रेरणा पुरुष बन करके, एक मार्गदर्शक बन करके उनके जीवन को उज्ज्वल बनाने का राह दिखाया। बल्कि विश्व मानवता के अंदर जहां कहीं भी भेदभाव है, जहां कहीं भी दलित वंचित आवाजें हैं, उन दलित लोगों को, उनकी आवाज को आवाज देने का कार्य अगर किसी व्यक्ति के जीवन के माध्यम से एक प्रेरणा बन पाती है
तो नाम होता है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। और यही कारण है बहनों और भाइयों, यह देश बाबा साहब को भारत के संविधान के शिल्पी के रूप में, भारत के संविधान के निर्माता के रूप में स्मरण करता है। और यह वर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण है, यह वर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण है, भारत के संविधान को लागू हुए 75 वर्ष पूरे हुए हैं। यानी बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान को लागू करने के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज मुझे भी भीम नगरी में बाबा साहब के स्मृति में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए आयोजन समिति को, श्री जीएस धर्मेश जी को और यहां के सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहनों और भाइयों, बाबा साहब जब 18 मार्च 1956 को आगरा में आए थे, उन्होंने आगरा के अपने अनुयायियों से एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैंने संघर्ष किया है, एक रास्ता दिखाया है, अब इसे मंजिल तक ले जाने का दायित्व मैं आपको सौंप रहा हूं। लेकिन ये रास्ता कहां से जाता है? उन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, अपने बच्चों को शिक्षित बनाओ। शिक्षा के प्रति उनका आग्रह, शिक्षा के प्रति उनका आग्रह, और उस आग्रह को आगे बढ़ाने के लिए आज सरकारें कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा था, संगठित रहो, अपने हक के लिए लड़ो, लेकिन अंधभक्त बन करके नहीं, सही और गलत की पहचान करके आप आगे बढ़िए, अपना मार्ग प्रशस्त करिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसा महान व्यक्तित्व हमारे लिए एक प्रेरणा है। और जो बात उन्होंने 1956 में इस आगरा में कही थी, आज भी कोटि कोटि नागरिकों के लिए, वंचितों के लिए, दलितों के लिए, गरीबों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में। बहनों और भाइयों, आज जब हम लोग बात करते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के, तो याद करना, जो भी भारत के संविधान का अपमान करता है, जो भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान का अपमान करता है, इसका मतलब वे बाबा साहब की अवमानना कर रहे हैं। और हमें ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान अपनी 75 वर्षों की शानदार यात्रा को लेकर के आगे बढ़ा है। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधा है। भारत के प्रत्येक नागरिक को दुनिया के अंदर बड़े बड़े देश हैं, शक्तिशाली देश हैं, लोकतंत्र का वे लोग तमाम प्रकार की घोषणाएं करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने यहां अश्वेतों को, दलितों को अपना मताधिकार का उपयोग करने की स्वतंत्रता नहीं दी थी। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान ने पहले आम चुनाव से ही हर गरीब को, हर वंचित को, हर दलित को अपना मत को उपयोग करने की पूरी स्वतंत्रता दी है। और भारत के बड़े से बड़े व्यक्ति से लेकर के एक गरीब से गरीब व्यक्ति तक, हर दलित को, हर वंचित को अपना मताधिकार के उपयोग करने की स्वतंत्रता अगर किसी ने दी है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा प्राप्त हो पाया। और भारत दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाया। बहनों और भाइयों, इंग्लैंड जैसा देश, अमेरिका जैसा देश
अपने यहां महिलाओं को मत देने का अधिकार भारत से बाद में दिया है। हमारे यहां 1952 में जब पहला चुनाव हुआ था तभी से महिलाओं को भी पुरुषों के समान अपना वोट का उपयोग करने की पूरी स्वतंत्रता देता है। और अब तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी व्यवस्था कर दी है। नारी वंदन अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में 33% अतिरिक्त आरक्षण की व्यवस्था देकर के उनके जाने का मार्ग भी खोल दिया है। अब ये विधानसभा और लोकसभा में आने वाले समय में उनका प्रतिनिधित्व होगा। बहनों और भाइयों, बाबा साहब के इस मिशन के बाधक कौन थे, ये जानना बाबा साहब के अनुयायियों को बहुत आवश्यक है। और इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो लोग बाबा साहब के नाम का उपयोग करते हैं लेकिन बाबा साहब के द्वारा बताए गए मूल्य और आदर्शों के विपरीत आचरण करते हैं, वही लोग इस मिशन में सबसे बड़े बाधक हैं। याद करिए बाबा साहब को चुनाव हराने वाले कौन लोग थे। 1952 का चुनाव बाबा साहब को हराने वाले लोग कौन थे, कौन लोग थे। जब देश आजाद हुआ था और स्वतंत्र भारत में पहले मंत्रिमंडल का गठन होना था तो कौन लोग थे, जिन लोगों ने बाबा साहब को उनकी योग्यता के बावजूद और सबसे योग्य सदस्य होने के बावजूद जिन्होंने विदेश अर्थनीति से संबंधित समितियों में स्थान नहीं देने दिया। कौन लोग थे जो बाबा साहब को परास्त करने की साजिश का हिस्सा बने थे, उन्हें 1970 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित कर रहे थे। ये कोई और नहीं थे, ये वही कांग्रेस है जिसके आज के नेता कथित संविधान की प्रति लेकर के जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान को समय समय पर अपमानित करने का काम किया। कौन नहीं जानता है बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान की प्रस्तावना को बदलने का काम कांग्रेस ने किया। यानी प्रस्तावना किसी भी पवित्र ग्रंथ की आत्मा होती है। अगर मनुष्य की आत्मा निकल जाती है तो शरीर का क्या हाल होता है, और ऐसे ही किसी पवित्र ग्रंथ की प्रस्तावना के साथ छेड़छाड़ कर दिया जाए क्या हालत होते हैं। और ऐसे ही शरारत इमरजेंसी लागू करके संविधान का गला घोटने का काम देश के अंदर कांग्रेस ने किया था। और बहनों और भाइयों, तब भी ये लोग जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, बाबा साहब के नाम पर वोट बैंक बनाने के लिए आने का दावा करते हैं। याद करिए, यही समाजवादी पार्टी थी, यही समाजवादी पार्टी थी जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर बनाए गए मेडिकल कॉलेजेस का नाम बदल डाला था, उनके नाम पर बनाई हुई संस्थाओं का नाम बदल डाला था। असीम अरुण हमारे समाज कल्याण विभाग के मंत्री हैं, कन्नौज के विधायक हैं। इस आगरा में एसएसपी के रूप में उन्होंने कार्य भी किया है। और जब इन्होंने मुझे जानकारी दी कि समाजवादी पार्टी ने पाप किया था, मैंने कहा उसी कन्नौज में जाकर के फिर से वहां के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का नामकरण बाबा साहब के नाम पर करेंगे। और बहनों और भाइयों, मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने बाबा साहब के नाम पर फिर से स्मारक वहां पर उस मेडिकल कॉलेज का नामकरण किया। बाबा साहब का महापरिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। कांग्रेस ने दिल्ली में बाबा साहब का स्मारक नहीं बनने दिया, नहीं बनने दिया। कांग्रेस जब भी आई स्मारक बनाने की मांग होती रही, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी स्मारक नहीं बनने दिया। बाबा साहब को भारत रत्न नहीं देने दिया। कांग्रेस की पीढ़ियों के लिए तमाम कांग्रेस के
प्रदेश की कामकाजी महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक पहल करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में आधुनिक छात्रावासों के निर्माण की योजना बनाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इस परियोजना का उद्देश्य कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित, सुलभ और सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराना है। योगी सरकार की ये पहल न केवल कामकाजी महिलाओं को एक सुरक्षित आवास मुहैया कराएगी, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये योजना मील का पत्थर साबित होगी। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने दक्षिण दिल्ली के किलौकरी स्थित देश की पहली व्यावसायिक रूप से स्वीकृत और स्टैंड लोन बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के काम की प्रगति का निरीक्षण किया है। इंडिग्रिड के सहयोग से BSES ने दक्षिणी दिल्ली के किलौकरी में भारत की पहली विनियमित उपयोगिता स्तरीय और स्टैंड अलोन बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली को स्थापित किया है, जो 20 मेगावाट 40 मेगावाट घंटे की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली क्षमता वाली है। इस परियोजना को किलौकरी के BSES राजधानी पावर लिमिटेड के 33 kV सब स्टेशन पर स्थापित किया गया है। थाना जारचा पुलिस द्वारा लोकल और इंटेलिजेंस और गोपनीय सूचना की सहायता से BNS में फरार चल रहे आरोपी शरीफ पुत्र इतरत को जारचा हॉस्पिटल के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है। बताते चले कि शिकायतकर्ता के लिखित तहरीर के आधार पर शिकायतकर्ता द्वारा घर का ताला तोड़कर रुपया और आभूषण चोरी करने के संबंध में BNS थाना जारचा गौतम बुद्ध नगर पर पंजीकृत किया गया था और इस मामले में पहले से ही गिरफ्तार आरोपी शरीफ के 2 साथी पहले ही गिरफ्तार जेल में भेजे जा चुके हैं, तो वही आरोपी के कब्जे से 70,000 रुपये नगद बरामद हुआ है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के नायक अमर सेनानी राजा नरपति सिंह और रैकवाड़ की विजय दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुष्पांजलि अर्पित की है और हरदोई के 650 करोड़ रुपए की 729 विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। देश के प्रथम स्वतंत्र समर के अमर सेनानी भारत माता के महान सपूत राजा नरपत सिंह की इस पावन धरा को नमन करते हुए आप सभी को इस विजय उत्सव की हृदय से बधाई देने के लिए मैं आपके बीच आया हूं और इसके लिए आप सभी का हरदोई वासियों का अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, ये मेरा सौभाग्य है कि जिनके शौर्य और पराक्रम के कारण आज हम सब स्वतंत्रता का उपभोग कर पा रहे हैं, अपने विकास की योजनाओं को आगे बढ़ा पा रहे हैं, उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का स्मरण इस प्रकार के विजय उत्सव के माध्यम से हमें करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, इस अवसर पर हम लोग हरदोई के अंदर आए हैं। यह वर्ष वैसे भी देश की संविधान को लागू करने के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरा देश एक ओर अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रहा है, तो वहीं देश के संविधान को लेकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जिस कार्य योजना के साथ देश के संविधान का निर्माण किया गया था,
और संविधान के प्रति सर्वोच्च सम्मान व्यक्त करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, दुनिया के अंदर अगर आज भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो भारत के संविधान के कारण, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिए गए संविधान के कारण उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक 140 करोड़ का भारतीय एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के साथ अब विकसित भारत की परिकल्पना को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दे रहा है। बहनों और भाइयों, लेकिन आज जिस गौरव की अनुभूति हर भारतवासी कर पा रहा है, आज जिस अनुभूति का एहसास हम हरदोई में बैठ करके कर पा रहे हैं, जिन विकास की नई नई योजनाओं का लाभ हम लोग ले पा रहे हैं और जिन नई योजनाओं के प्रस्ताव हम अपने माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शासन तक पहुंचा रहे हैं, यह 1947 के पहले संभव नहीं था। गुलामी के कालखंड में यह संभव नहीं था। विकास नहीं था, गरीबी थी, अव्यवस्था थी, भूखमरी थी, रोजगार का अभाव था, लोगों को प्लान करने के लिए अकाल का शिकार होने के लिए मजबूर होना पड़ता था। और अगर कहीं पर किसी ने आजादी की बात कर ली तो उस पर अत्याचार की प्रकाष्ठा के साथ निर्मम अत्याचार किए जाते थे और लगभग सैकड़ों वर्षों तक विदेशी आक्रांताओं के द्वारा अपमानित होने, लगातार अलग अलग स्थानों पर उनके खिलाफ प्रतिकार होते थे। लेकिन सामूहिक रूप से यह लड़ाई पूरा भारत एकजुट होकर के लड़े, यह दृश्य कम देखने को मिलता था। 1857 का प्रथम स्वतंत्र समर पूरे देश को एकजुट होकर के लड़ने के लिए एक नया उत्साह और एक नए उमंग के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। बहनों और भाइयों, मंगल पांडे के द्वारा बैरकपुर में किए गए शुरू किया गया अभियान कहीं मेरठ के अंदर, कहीं झांसी के अंदर, कहीं बिठूर के अंदर, कहीं बलिया और गोरखपुर के अंदर, कहीं लखनऊ के अंदर और कहीं पे राजा नरपत सिंह के नेतृत्व में हरदोई के अंदर यह अभियान आगे बढ़ा। याद करिए क्या जज्बा था। जिससे पूछो, जहां पूछो, मंगल पांडे से जब पूछा गया था कि आखिर तुम तो ब्रिटिश सेना के हिस्से हो, क्यों आजादी की बात करते हो, उन्होंने कहा रखो अपनी नौकरी, मेरा देश स्वतंत्र होना चाहिए, भारत माता की आन मान और शान की रक्षा होनी चाहिए। रानी लक्ष्मीबाई से पूछा गया, रानी लक्ष्मीबाई से कहा गया कि केवल एक बार कह लो ना कि हम तो विदेशी हुकूमत के साथ मिलकर के काम करने को तैयार हैं, उनकी झांसी सुरक्षित रह जाएगी। उन्होंने कहा नहीं, झांसी भी सुरक्षित रहेगी और भारत स्वतंत्र होकर के रहेगा, हरगिज अपनी झांसी नहीं दूंगी। और इसीलिए तो हर भारतीय के मुंह से निकल पड़ा, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बिठूर में नाना राव पेशवा के नेतृत्व में 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर की जो रणनीति बनी थी, उस रणनीति का बिगुल फूंकने के लिए हरदोई के अंदर राजा नरपत सिंह उस लड़ाई को लेकर के यहां कार्य कर रहे थे। और आज हम जिस स्थान पर हैं, ये उनका दुर्ग कहलाता था, ये उनका किला था।
स्वाभाविक रूप से जब आजादी की जज्बे को देख करके जो लोग भाग रहे थे उनको कैसे अच्छा लगा। चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग खिला